हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट 55% होता है और सॉलिड पार्ट 45% होता है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पार्ट में तीन चीज़ें आते हैं, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हर एक कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखो, प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जैसे हमने डिस्कस किया पहले। तीसरा पॉइंट, इस प्लाज्मे में 90 से 92% वाटर होता है। पूरा का पूरा ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज़? प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है, यानी कि हल्का येलो कलर का होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, अब इसमें 6 to 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर और 6 से 8% प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं? सबसे पहला एल्बुमिन, दूसरा फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब देखो, इन तीनों प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख लो। सबसे पहला एल्बुमिन प्रोटीन, ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में, यानी कि एल्बुमिन का फंक्शन हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का है। अब भैया, ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? देखो, हमारे ब्लड में पानी और आयंस को बैलेंस रखने का काम इस एल्बुमिन का होता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ही यही है कि आयंस और वाटर को बैलेंस रखना। तो ब्लड में कितना पानी होना चाहिए, कितना आयंस होना चाहिए, ये सारे चीज़ों का हिसाब एल्बुमिन प्रोटीन रखता है। ठीक है, दूसरा प्रोटीन है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। देखो, ये दोनों प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अब भैया, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? देखो, अगर किसी को कहीं पर चोट लग गया, मान लो लेट सपोज करो ये घुटना में किसी को चोट लग गया, तो चोट कहीं पर भी लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है तो हो ही रहा है, बहुत समय तक ब्लीडिंग हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है, तो उस थक्के को हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं। उस थक्के को हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे जो ब्लड का थक्का जमता है उसे हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी ब्लड क्लॉटिंग में ये दो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। अगर आपको पूछे कि मेजर किस प्रोटीन का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो आप कहोगे फिब्रिनोजेन का। क्लियर है ना? अब देखो, ये दोनों प्रोटीन्स नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। अब कहीं से बॉडी में ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो ये एक्टिव होकर क्या करेंगे? इनका काम ही है ब्लड को क्लॉट करना। इसीलिए कहीं पर भी अगर चोट वोट नहीं लगा रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, तीसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। आपको ध्यान क्या रखना है? गामा ग्लोबुलिन के बारे में बस। इस गामा ग्लोबुलिन को हम लोग दूसरे शब्दों में एंटीबॉडीज बोलते हैं। इस गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब इस एंटीबॉडीज़ का बहुत खासा रोल होता है। जब हमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल या प्रोटोजोआ किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए, उस बैक्टीरिया, फंजाई, ये सबसे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन हो गया? ये डिफेंस में हेल्प करता है हमारे शरीर को। क्लियर है? अब देखो, कुछ सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, उनका अमाउंट होता है 1%। हमने पढ़ा कि 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन्स और 1% सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, इन सॉल्यूट्स में क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट। हमें पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया गया था, उस सिंपल फूड को हर एक सेल्स तक पहुँचाने का जिम्मा हमारे ब्लड ने ले रखा है। यानी कि ये जो सिंपल फूड है इसे तो हमारा ब्लड ही यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा ना, और ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वही तो इसको होल्ड करेगा। यानी कि प्लाज्मा में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा ब्लड ही होता है। और ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होगा वही तो इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लाज्मा का रोल होता है। अब देखो, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में आरबीसी का भी रोल होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लाज्मा का भी रोल होता है इसके ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर है? अब शरीर में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बने हैं जैसे कि यूरिया, इसको किडनी तक पहुँचाने का काम भी हमारा ब्लड का होता है। यानी कि ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना,
गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना और एक्सक्रीटरी वेस्ट को किडनी तक पहुंचाना। और क्या काम है भैया, देखो ये हार्मोन्स को भी अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। हमें पता है कि हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब वो हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी हमारे ब्लड का होता है, और ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यानी कि हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी प्लाज्मा के थ्रू होगा। और कुछ मिनरल्स होते हैं हमारे ब्लड में, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, Na+Cl-, ये सारे कुछ मिनरल्स होते हैं जो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आई होप आपको प्लाज्मा क्लियर हो गया होगा। हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट 55% होता है, सॉलिड पार्ट 45% होता है। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आते हैं, सॉलिड पार्ट में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। इस लिक्विड पार्ट में जो प्लाज्मा है ये 55% होता है ब्लड का, ये लिक्विड पार्ट कहलाता है ब्लड का। इसमें 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसका कलर पेल येलो होता है। इसमें 6 to 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तीसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब एल्बुमिन प्रोटीन का फंक्शन है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि पानी और आयंस को बैलेंस करना। दूसरा होते हैं फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जिनका फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। तीसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन में जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं उन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है डिफेंस में हमारे शरीर को हेल्प करते हैं। और अदर सॉलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, 1% होते हैं। सबसे पहला अदर सॉलिड में आते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। फिर रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे कि यूरिया। कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, Na+Cl- एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई थिंक ये स्लाइड आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग दूसरे कंपोनेंट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।